तो अब जो हम डिवाइस देख रहे हैं डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है उसके बारे में मैंने लिखा है, ये पढ़ते हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच कैन मेजर और डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वेनोमीटर शब्द आते ही, चाहे किसी भी टाइप का गैल्वेनोमीटर हो, जहाँ भी आपको ये वर्ड मिले गैल्वेनोमीटर, उसका एक ही मतलब होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर और डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर टाइप का जो गैल्वेनोमीटर है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो एक कंपस होता है, कंपस का नीडल होता है, वो नीडल मूव करता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर। तो कंपस का नीडल जो है वो इट इज़ फ्री टू मूव इनसाइड दिस कंपस। ठीक है, तो एक होता है मूविंग कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। हमने जो इसके पहले जो गैल्वेनोमीटर पढ़ा था वो था मूविंग कॉइल, वहाँ पे कॉइल रोटेट करता था टॉर्क की वजह से, और यहाँ पे कॉइल की जगह पर किसको रख दिया है, कंपस के नीडल को रख दिया। तो यहाँ पे नीडल रोटेट होगा, करंट की वजह से नीडल रोटेट होगा, और वहाँ करंट की वजह से कॉइल रोटेट हो रहा था। ठीक है, तो कॉइल की जगह पर नीडल रख दिया। थोड़ा सा सेटअप समझ लेते हैं। सेटअप में ना एक आपको ये कॉइल दिख रहा होगा, सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, ये तो ये बाहर में एक सर्कुलर कॉइल है, और अंदर में एक कंपस रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेटअप को हमको इस तरह से रखना है कि ये जो हमारा कॉइल है, द प्लेन ऑफ द कॉइल शुड बी इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो जो कॉइल का प्लेन है इट शुड बी इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो कॉइल का जो प्लेन है वो किस में होना चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MM। ठीक है, कौन सा कॉइल, ये जो कॉइल आपको दिख रहा है ये गोल कॉइल, इस कॉइल का प्लेन किस प्लेन में होना चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही इस कॉइल से हम करंट पास करेंगे, अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि अब यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन जो हमने बनाया है, तो आपको पता है मैग्नेटिक मेरिडियन में ही हम ऐसा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, ये हमारा BE होता है, फिर ये हमारा एंगल ऑफ डिप होता है, फिर यहाँ पे हम एक BH लेते हैं, फिर एक BV लेते हैं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे BH दिखा रहा हूँ। तो हमारा BH किधर होगा, BH हमारा ऐसा होगा। ठीक है, सो दिस विल बी आवर BH। ठीक है, BV किधर होगा, BV इधर नीचे होगा, पर BV की ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल मैं सिर्फ BH दिखा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉइल है इस कॉइल में करंट फ्लो करवाएंगे। तो जब इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो परपेंडिकुलर जो यहाँ पे सेंटर से, जो इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर निकलेगा, वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने यहाँ दिखाया है, करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे। तो अगर सेंटर पे मैं बताऊँ, मतलब इसी BH को अगर मैं नीचे लेके चलूँ, तो यहाँ पर सेंटर की अगर बात करूँ तो सेंटर पे एक तो BH होगा, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और दूसरा कौन होगा स्टूडेंट्स, दूसरा यहाँ पर कौन होगा, करंट कैरिंग कॉइल के वजह से B0। ठीक है, सच दैट इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये दोनों अपना अपना टॉर्क लगाना चाहेंगे, यानी इनके बीच में एक मुकाबला होगा, है ना, किन के बीच में, ये B0 और BH के बीच में कंपटीशन होगा। ठीक है, और वो कंपटीशन किसको रोटेट करने के लिए होगा, यहाँ अंदर में जो एक नीडल है उसको रोटेट करने के लिए कंपटीशन लगेगा। अब आप इस डायग्राम को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए ये नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो नीडल किधर डिफ्लेक्ट करती, ये नीडल इधर डिफ्लेक्ट करती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपने अलोंग, अपने पैरेलल उसको अलाइन करना चाहता है ना कंपस की नीडल को, हैं। और अगर मान लीजिए ये नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो नीडल किधर झुकता, इधर झुकता, नीडल अपने आप को इस तरह से पैरेलल उसके अलाइन करता है ना, ये टॉर्क लगता ना। लेकिन अभी तो दोनों भी हैं, अभी तो ये भी और ये भी है, तो दोनों के बीच में जंग होगी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी रिजल्टेंट के अलोंग ये अपने आप को अलाइन करेगा। हाँ जी, तो इसके वजह से जो टॉर्क है वो इधर है, और इसके वजह से जो टॉर्क है वो इधर है, और एट इक्विलिब्रियम दोनों के टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, है ना। यानी टॉर्क ड्यू टू, मतलब इसको अगर मैं τ1 बोलूँ, τ1
और इसको अगर मैं टाउ टू बोलूँ, टाउ टू, तो एट इक्विलिब्रियम मैं बोल सकता हूँ एट इक्विलिब्रियम, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, टाउ वन विल बी इक्वल टू टाउ टू, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम पे जो एंगल वहाँ पे बन रहा है, यानी ये जो एंगल है डियर स्टूडेंट्स, इस एंगल को मैं क्या बोल देता हूँ, थीटा बोल देता हूँ। तो फिर ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम टाउ वन की बात करें, एम बी साइन थीटा, देखिए बार मैग्नेट के अलॉन्ग उसका मैग्नेटिक मोमेंट लिया है मैंने, मतलब ये नीडल के एक्सिस के अलॉन्ग है ना, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अगर टाउ वन की बात करें तो वो एम बी साइन थीटा ऐसा होगा, है ना। तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि टाउ वन, तो इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, टाउ वन हमारा होगा एम बी नॉट इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। So this implies that tau 1 will be nothing but m b naught cos theta, isn't it? m b naught cos theta, yes dear students। और वही अगर हम बात करें टाउ टू की, तो टाउ टू के लिए m b sin थीटा, ठीक है। तो टाउ टू के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए, तो टाउ टू विल बी m, तो m ही रहेगा, बी एच इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन m एंड b, है ना। इस तरह की बात हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया टाउ टू, ठीक है। अब टाउ वन और टाउ टू की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एम बी नॉट कॉस थीटा, तो मैं लिख रहा हूँ एम बी नॉट कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम बी एच साइन थीटा। तो यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा और हम क्या बोल सकते हैं, बी नॉट इज इक्वल टू बी एच टैन थीटा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको मैं रोमन 1 बोल देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर अस। इसी को हम टेंजेंट लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट लॉ, ठीक है। फ्रॉम टैन थीटा है ना, टैन को टेंजेंट बोलते हैं ना, टेंजेंट लॉ, बी नॉट इज़ बी एच टैन थीटा। और देखिए यहाँ पे हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी नॉट इज़ नथिंग बट, बी एच को हम क्या लिख सकते हैं, बी ई कॉस डेल्टा लिख सकते हैं। याद कीजिए डियर स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था बी ई, तो और ये डेल्टा था, तो बी एच को हम क्या लिख सकते हैं, बी ई कॉस डेल्टा, है ना। तो उम्मीद आपको याद आ रहा होगा। तो यहाँ बी एच के जगह पर मैंने लिख दिया बी ई कॉस डेल्टा इंटू टैन थीटा। तो इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी निकल जाती है और ये हमारा एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ डिप है ना। और ये तो अलग एंगल है, ये तो हमारे कौन सा एंगल आप डायग्राम में देख लीजिए, है ना। तो बी एच और इसके बीच का एंगल है, बी एच और एम के बीच का एंगल है वो थीटा, ठीक है। एनीवेज, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी प्यारी बात आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो हमें बी नॉट नज़र आ रहा है, उस बी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए बी नॉट किसकी वजह से, कॉइल की वजह से, है ना। तो बी नॉट की जगह पर मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आई अपॉन आर, ऐसा होता है, इज़ इक्वल टू बी एच टैन थीटा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं। तो ये 2 2 और ये पाई पाई कट गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो इसको मैं लिख रहा हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इज़ इक्वल टू बी एच टैन थीटा, ठीक है। ओके जी। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई को एक तरफ रख रहा हूँ, बाकी सबको एक तरफ भेज रहा हूँ मैं। तो आइए देखते हैं क्या बन जाएगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, हाँ जी। तो मैं लिख रहा हूँ आई इज़ नथिंग बट, काम करते हैं नीचे लिखते हैं इसको। तो मैं लिख रहा हूँ आई इज़ नथिंग बट 2 इंटू आर इंटू बी एच, 2 इंटू आर इंटू बी एच अपॉन
म्यू नॉट, ठीक है। अच्छा, और अगर वहाँ पे n नंबर ऑफ़ टर्न्स है तो यहाँ कैपिटल N भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक कैपिटल N भी आ जाएगा। तो N को नीचे भेजेंगे तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ़ टर्न्स N भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि n नंबर ऑफ़ टर्न्स है इस कॉइल में, ये जो कॉइल हमें नज़र आ रही है इस कॉइल में n नंबर ऑफ़ टर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इनटू tan थीटा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब ये पूरी की पूरी चीज़ जो ब्रैकेट में स्टूडेंट्स, ये हमारी कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ द कॉइल, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? सो दिस इम्प्लाइज दैट करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। तो कहीं ना कहीं थीटा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है ना, डिफ्लेक्शन एंगल है। देखिए इनिशियली जब कॉइल में करंट ज़ीरो था तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड थी? ये वाली थी, BH, यानी सिर्फ ये वाला था, ठीक। और जब करंट फ्लो होने लग गया कॉइल में तो ये आ गया, ये आ गया, मतलब ये आ गया। तो इसके आने से क्या हुआ कि ये जो बार मैग्नेट, ये जो कंपास का नीडल है, ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, है ना। यानी थीटा इज़ गिविंग अस द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कि वो कितने से डिफ्लेक्ट हुआ, इनिशियल पोजीशन से कितना डिफ्लेक्ट हुआ, वही हमारा थीटा यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा करंट हम फ्लो करवाएंगे कॉइल के अंदर, वो डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा देगा, और उसी आधार पे हम करंट का पता लगा सकते हैं, है ना। तो ये एक बात हो गई। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो पूरा का पूरा टर्म है, इसको एक ख़ास नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देखता हूँ कि हियर 2RBH अपॉन म्यू नॉट इंटू N, दिस एंटायर थिंग इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और ऐसा क्यों बोलते हैं उसका आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, इसको रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम K बोल सकते हैं, मतलब I को हम लिख सकते हैं K tan थीटा, मतलब इस तरह की बात है ना। और आपको ध्यान देने वाली बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि मतलब दिस इज़ द रिडक्शन फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब है ना, इसी को K बोला इस पूरे को। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि when थीटा इज़ 45, when थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, उस केस में क्या हो जाएगा, K विल बिकम इक्वल टू I। यानी पता ये चला कि रिडक्शन फैक्टर वो करंट है ना। करंट को चलिए हमने स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया ना, तो स्मॉल आई लिख देता हूँ। तो पता चला कि रिडक्शन फैक्टर वो करंट है, रिडक्शन फैक्टर वो करंट है जो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे। सो रिडक्शन फैक्टर इज़ दैट करंट विच कैन प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री इन द कंपास नीडल। समझ गए आप बात को? एक तो ये बात हो गई, और दूसरा ये भी कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा K है, K का SI यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर। अभी देखिए ये तो tan थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होगा ना, वो तो T रेशियो है, तो जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा, है ना। यानी SI यूनिट ऑफ K बोले तो रिडक्शन फैक्टर इज़ इक्वल टू एम्पियर, सिंबल कैपिटल है, ठीक है, सेम एज दैट ऑफ करंट। तो ये भी एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। और याद रखिए कि ऐसा भी बोला जाता है कि द सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज़ मैक्सिमम व्हेन थीटा इज़ 45। तो जब थीटा 45 होगा वहाँ पे सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी उस एंगल के लिए मैक्सिमम हो जाती है ना। क्यों हो जाती है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस बात को याद रख लेना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। मुझे उम्मीद है कि एक सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। डिस्टेंस पॉज करके आप पहले ये कॉपी कर लें, फिर एक बार आपका ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए डिस्टेंस तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लें। सो दैट्स ऑल अबाउट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब इसके बाद सिर्फ बचता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। चलिए तो बच्चों अब जो आखिरी डिवाइस है वो हम देख रहे हैं, उसका नाम है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर दी फॉलोइंग पर्पसेस। तो पहला यूज़ उसका क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर दी कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ मैग्नेट्स ऑफ द सेम साइज़। दूसरा यूज़ क्या है उसका? कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस।
और तीसरा क्या है, कंपैरिजन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो ये 3 बेसिक यूज़ हैं इसके। तो आइए देखते हैं कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल में अगर हम जाएंगे तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें तो पता है कि अगर किसी मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम फ्रीली सस्पेंड कर दें सच दैट ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, और वहाँ पे मान लीजिए अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस तरह से है, वहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरह से है उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये मैग्नेट भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही रखा हुआ है, सच दैट द मैग्नेट इज़ फ्री टू रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में इस मैग्नेट के ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, इस तरह से एक टॉर्क लगेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने अलॉन्ग उस मैग्नेट को अलाइन करना चाहेगा। तो इस वजह से इसके ऊपर ऐसा एक टॉर्क लगेगा, और हमको पता है कि ये जो टॉर्क होता है वो एम बी साइन थीटा होता है, तो हम बोल सकते हैं एम बी एच इंटू साइन थीटा। और अगर एंगल स्मॉल है तो फिर ये एम बी एच इंटू साइन थीटा का थीटा लिख देंगे, और अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा, सच दैट यहाँ पे टाउ इक्वल टू सी थीटा होता है, तो सी की जगह पर ये एम बी एच हो जाएगा। और घुमा फिरा के सारा कुछ सॉल्व करके जो मैं ऑलरेडी आपको सारी कहानी बता चुका हूँ, ये अल्टीमेटली ये आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, आई अपॉन एम इंटू बी एच। ठीक है, दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट इस तरह से ऑसिलेशन परफॉर्म करता रहेगा अबाउट द मीन पोजीशन। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से देखिए, अगर ये बार मैग्नेट है तो इस एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस है मान लीजिए, तो इसके अबाउट ऐसा 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 वो SHM परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो उस SHM का जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी एच। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है डियर स्टूडेंट्स, जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का प्रिंसिपल है, जो यहाँ पे काम में आएगा। तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में क्या होता है, मैग्नेट्स को हम फ्रीली सस्पेंड करके और उसको ऑसिलेट करवाते हैं, दैट्स इट, है ना। तो आइए उसका पहला यूज़ देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ मैग्नेट्स ऑफ द सेम साइज़। ठीक है, तो 2 मैग्नेट ले लेते हैं, दोनों का जो साइज़ है वो सेम है। ठीक है, तो जो इसकी लंबाई है वही इसकी लंबाई है, और लेकिन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए m1 है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों का साइज़ सेम है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। ठीक है, तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो जो पहला वाला बार मैग्नेट है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम बी एच। तो m1 इंटू बी एच लिखूँगा, और T2 में क्या लिखूँगा, T2 में लिखूँगा 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन M2 इंटू बी एच, ये लिखूँगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये T1 T2 हो गया। अब अगर हम रेशियो निकालेंगे T1 और T2 का तो बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखिए अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों सेम है, क्योंकि एक ही जगह पर दोनों को रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक को कश्मीर में रखा है एक मैग्नेट को कन्याकुमारी में रखा, ऐसा नहीं कर रहे, दोनों मैग्नेट को एक ही जगह पर रख रहे हैं, इसीलिए दोनों के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो भी सेम चीज़ें हैं वो सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, बी एच ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्टीमेटली व्हाट वी कैन इम्प्लाई फ्रॉम हियर इज़ नथिंग बट दैट इज़ टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी हम बोल सकते हैं कि T1 अपॉन T2 इज़ नथिंग बट रूट अंडर M2 अपॉन M1। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड तो हम मेजर कर सकते हैं घड़ी की मदद से, वॉच, स्टॉप वॉच, वहाँ से टाइम पीरियड मिल जाएगा, टाइम पीरियड का रेशियो मिल जाएगा, तो फिर वहाँ से वो किसका रेशियो मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया ना मैग्नेटिक मोमेंट को। हाँ, यानी कंपेयर का मतलब क्या है कि रेशियो निकाल लेना, रेशियो से हमको रिलेशनशिप मिल जाता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट उसके मैग्नेटिक मोमेंट का कितना टाइम से। ठीक है, तो ये तो उसका पहला यूज़ हो गया। आइए अब चलते हैं अपने अगले यूज़ की तरफ, कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो अगर मान लीजिए दोनों मैग्नेट का जो साइज़ है वो सेम नहीं है, जैसे यहाँ तो दोनों का साइज़ सेम था तो दोनों के आई की वैल्यू हमने सेम ली थी, पर अगर मान लीजिए 2 मैग्नेट्स हैं और दोनों मैग्नेट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि एक मैग्नेट का साइज़ जो है वो बड़ा है और दूसरे मैग्नेट का साइज़ जो है वो छोटा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, किस तरह से दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे, यानी कि दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो हम कैसे निकाल पाएंगे। मान लीजिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट M2 है, तो फिर हम दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो कैसे निकाल पाएंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं डिस्टेंस, 2 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि दोनों मैग्नेट्स को इस तरह से रखते हैं कि इस तरह से दोनों मैग्नेट को रखते हैं डिस्टेंस, इस तरह से चिपका के। ठीक है, सच दैट इसका साउथ नॉर्थ और इसका साउथ नॉर्थ एक जैसे हैं। तो इस केस में दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट एडअप हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, M1 प्लस M2 होगा। ठीक है,
इस केस में, तो इसको सम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और इस केस में जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो हम क्या बोल पाएंगे उस टाइम पीरियड को, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इस केस में जो टाइम पीरियड है वो हमारा क्या होगा, तो उसको हम बोल पाएंगे कि T1 इज़ नथिंग बट 2 पाई रूट अंडर। अब देखिए इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा रहे हैं हम, तो दोनों मैग्नेट का अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ऐड अप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I1 + I2 अपॉन, देखिए फार्मूला क्या था, है ना, I अपॉन रूट अंडर M × BH। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, M1 + M2 × BH, ठीक है। ये पूरा का पूरा हो गया T1 यानी कि सम कॉम्बिनेशन। और उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस डिफरेंस कॉम्बिनेशन। तो डिफरेंस कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे कि जो मैग्नेट्स हैं उनको हम अल्टा पलटा के रख देंगे, यानी एक मैग्नेट को ऐसा रखा साउथ से नॉर्थ, तो दूसरे मैग्नेट को ऐसा रख दिया इधर साउथ से नॉर्थ। तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमेशा ऐड होता है, वो तो स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा हुआ है। तो फिर T2 हमारा क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड ही होगा हर केस में, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या आप M1 - M2 लिखिए या M2 - M1 लिखिए, बात तो एक ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, है ना। तो इस तरह की बात है, BH दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो अब जब हम T1 और T2 का रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उनको हम अलग से लिख लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, BH कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, T1 अपॉन T2, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि T1 अपॉन T2 इज़ नथिंग बट होल रूट अंडर, क्या लिख सकते हैं इसमें, T1 के लिए नीचे में M1 + M2, है ना। तो यहाँ नीचे में मैं लिखूँगा M1 + M2 और ऊपर लिखूँगा M1 - M2 लिखूँगा, ठीक है। इसको आप स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, बोथ द साइड्स आप T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर लिख लीजिए, इधर M1 - M2 और इधर M1 + M2, घुमा फिरा के बात तो एक ही है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड तो हम सीधा काउंट कर सकते हैं, तो फिर हमको मैग्नेटिक मोमेंट का भी रिलेशनशिप वहाँ से मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये एप्लीकेशन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी एप्लीकेशन की ओर, और वो है कंपैरिजन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। अब हम एक कश्मीर और एक कन्याकुमारी में चले गए हैं, यानी एक मैग्नेट को हमने कहीं और रखा है और दूसरे को हमने कहीं और रखा है, ठीक है। लेकिन दोनों सेम मैग्नेट हैं, तो अगर दोनों मैग्नेट सेम है तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट हम सेम बोल सकते हैं, ठीक है। और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम क्या बोल सकते हैं, सेम बोल सकते हैं, ठीक है। सब कुछ सेम है, बस लोकेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको BH1 बोल दीजिए, और यहाँ पे जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको BH2 बोल दीजिए। अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर I अपॉन M × BH होता है। तो आप देखिए ये चीज़ दोनों में सेम है, ये चीज़ दोनों में सेम है, ये चीज़ दोनों में सेम है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से दैट टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ BH, ये हम बोल सकते हैं। तो फिर अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि T1 अपॉन T2, मतलब यहाँ पे मान लीजिए टाइम पीरियड T1 है और यहाँ पे मान लीजिए टाइम पीरियड T2 है, तो T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, वो रूट अंडर BH2 अपॉन BH1, इस तरह से हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम कर लें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज़ BH2 अपॉन BH1, ठीक है, 2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं B1 cos डेल्टा 1, और यहाँ हम लिख सकते हैं B2 cos डेल्टा 2। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ कि देखिए दो अलग अलग प्लेसेस पे दो अलग अलग डिप्स होंगे, ठीक है। तो कश्मीर में कुछ और डिप होगा, कन्याकुमारी में कुछ और डिप होगा, है ना। तो वही बात है कि जैसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो हम लेते हैं ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो B को फ़िलहाल मैं B बोल देता हूँ, ये B1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल ऑफ डिप है वो डेल्टा 1 बोल रहा हूँ। तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा B1 cos डेल्टा 1। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, उम्मीद आप ये बात समझ रहे होंगे।
ये कश्मीर की बात हो गई। कन्याकुमारी चलते हैं, तो कन्याकुमारी में क्या होगा, कन्याकुमारी में डिप कुछ और हो जाएगा, है ना। तो वहाँ डिप मान लीजिए डेल्टा 2 है, और वहाँ पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको BE2 बोलता हूँ, तो उसको B2 बोल देता हूँ मैं। तो फिर वहाँ पे जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो अलग होगा, क्योंकि डिप अलग है, तो उसको B2 cos डेल्टा 2 बोल देता हूँ। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहें तो लिख लें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख लें कश्मीर, और यहाँ पे आप लिख लीजिए कन्याकुमारी, समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो इस तरह की बात है। तो क्योंकि डिप एंगल्स अलग अलग हैं दोनों जगह पर, इसीलिए दोनों जगह पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वो भी अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का रेशियो यहाँ पे लिया है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। तो यही बात है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम इसको बस कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो अब बेसिकली यहाँ हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था कि कंपैरिजन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड यानी B1/B2 का रेशियो निकालना मकसद था। तो अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करूँ तो वहाँ से मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स का जो है ना रेशियो निकाल सकता हूँ। यहाँ पे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, और यहाँ पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है, और दोनों का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि B1/B2 इज़ नथिंग बट, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, B1/B2 इज़ नथिंग बट T1 स्क्वायर cos डेल्टा 2 अपॉन T2 स्क्वायर। तो डिस्टेंस ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो T1 स्क्वायर के साथ cos डेल्टा 2 आ जाएगा, और तो बेसिकली इसको हम उधर लेके जा रहे हैं, तो T1 स्क्वायर cos डेल्टा 2 अपॉन T2 स्क्वायर cos डेल्टा 1, T2 स्क्वायर cos डेल्टा 1, ठीक है। तो इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं। ये आ गया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स का जो है वो रेशियो। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम पीरियड तो हम डायरेक्टली गिन सकते हैं वॉच के थ्रू, और एंगल ऑफ डिप्स भी हम कंपास के निडल डिप सर्कल के थ्रू गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाएंगी। तो एक बार वो सारी चीज़ें हमने पता लगा ली तो फिर हमें इसका भी रेशियो मिल जाएगा। देखा डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट। इसी के साथ साथ जो है ये हमारा फिनिश हुआ। आपको जल्दी से मैं कॉपी करवा देता हूँ। चलिए फटाफट हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, पॉज करके पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और एक बार ये कॉपी हो जाए तो पॉज करके आप ये कॉपी कर लीजिए, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो पॉज करके आप ये कॉपी कर लीजिए, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए। दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। और बहुत अच्छी बात है, आप इसके ऊपर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कीजिए, और आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछिए। और प्रॉब्लम्स जितना जल्दी आप प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा है, कि इससे पहले कि आप थियोरी भूल जाएं वापस से, उससे पहले आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लीजिए। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से क्या होगा, थियोरी आपको बिल्कुल अच्छे से माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसी के साथ साथ डिस्टेंस हमारा जो है मैग्नेटिज़्म फिनिश होता है, और अब हम शुरू करेंगे EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना बस करते हैं। ओवर एंड आउट।